नमस्कार इंडियन, कैसे बच्चों? सब ठीक हो? चलिए, आज क्लास 10 के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं। सिर्फ इसका चैप्टर 2 है, जिसका नाम है संघवाद। इस संघवाद चैप्टर को जानने से पहले थोड़ा जानकारी कर ले कि चैप्टर 1 में आपने क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था सत्ता की सरदारी। तो उसमें पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में कैसे सत्ता का बंटवारा हुआ था, और वो सत्ता का बंटवारा किन आधारों पर हुआ था। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, सामुदायिक सरकार, इनके विषय में चर्चा हुआ था। तो अब जाने कि संघवाद क्या है, किस तरह की सरकारें होती हैं किसी देश में, भारत में कौन सी सरकार है। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि किसी भी देश में कौन सी सरकार होती है, वो कितने स्तरों की होती है। एक स्तरीय होती है, 2 स्तरीय होती है, 3 स्तर होती है। कौन सी सरकार बेहतर होती है कि 1 स्तर वाली सरकार अच्छी होती है कि 2 स्तर वाली कि 3 स्तर वाली। मतलब एक सत्ता है, एक पावर है, जिसका बंटवारा लोगों में किया जा रहा है। तो वो व्यक्ति, एक व्यक्ति उस को देश को चला सकता है कि 2 व्यक्ति चलाएगा कि 3 व्यक्ति चलाएगा, कि उसके कार्य प्रणाली को बांटने के तरीके हैं ये सब। मतलब देश में जो भी सत्ता का बंटवारा है, उस सत्ता के बंटवारे में जो कार्य प्रणाली होता है, उसमें एक दूसरे के कार्य के अनुरूप हम लोग एक दूसरे पे अंकुश लगाते हैं। उनके नियंत्रण संतुलन का जो सिद्धांत हमने जाना था कि एक दूसरे का नियंत्रण करते हैं, एक दूसरे पे संतुलन रखते हैं, कि ताकि कोई घपला भ्रष्टाचारी ना कर सके, और सुचारू ढंग से एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। तो इस चैप्टर में पढ़ते हैं सबसे पहले संघवाद। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि संघवाद क्या है। जानना चाहेंगे तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे क्वेश्चन आपको पूछा जाए बीच बीच में, और अंत में आपको होमवर्क भी मिलेगा, ताकि आपको ऑनलाइन क्लासों में जो दिक्कतें हैं उनको समस्या का दूर कर दिया जाए। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में ये गौर तो ध्यान रहिएगा कि आपने बेल्जियम और श्रीलंका हमेशा आपके जहन में होना चाहिए चैप्टर 1, तभी चैप्टर 2 आप संघवाद को जान सकेंगे। तो संविधान में जो भी बदलाव किए गए, केंद्रीय सरकार की जो शक्तियाँ हैं उनकी कमी, तथा प्रांतीय सरकार में जो दिए गए हैं बदलाव, बेल्जियम में उसके प्रांतीय सरकार थी और जो श्रीलंका में थी वो केंद्र सरकार थी, इसलिए दोनों में टकराव हुआ। श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, बेल्जियम में गृह युद्ध नहीं हुआ, शांति से वहाँ पे भाषा वगैरह पे बंटवारा हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, से संघवाद क्या किसे कहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सबसे सर्वोच्च शक्ति, जो सबसे सत्ता का केंद्र सरकार होता है, देश की सर्वोच्च सत्ता क्या है, केंद्र सरकार, और उसके विभिन्न राज्यों में बीच में बटी होती है, उनके विभिन्न राज्यों में बटी होती है। जैसे भारत है, उसके 29 राज्य पहले थे, अब तो 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में उसके सरकारों की राज्य सरकार हैं, और उसका केंद्र है दिल्ली, जो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार करते हैं, ये सभी राज्य सरकार आती हैं। तो ये सत्ता का बंटवारा हो गया। ठीक है, तो संघवाद अगर कोई शॉर्ट में पूछे कि संघवाद किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार को संघवाद कहते हैं। 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार को संघवाद कहते हैं। ठीक है, अब इस संघवाद की विशेषता क्या होगी, क्यों अपनाया गया संघवाद को, किसी देश ने क्यों अपनाया संघवाद को। तो सबसे पहले इस संघवाद की विशेषता जानते हैं कि अलग अलग स्तरों की सरकारें जो होती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे प्रांतीय सरकार हो, जिले सरकार या केंद्र सरकार हो, या अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, ये एक ही नागरिक के समूहों को पर शासन करती हैं। चाहे वो भारत का नागरिक कहो, या बिहार का नागरिक कहो, या आपको भोजपुर का नागरिक कहो, या पटना का नागरिक हो, तो है तो वो एक ही नागरिक। चाहे वो किसी जगह पे रहे, भारत में किसी भी जगह पे, किसी राज्य में रहे, किसी जिले में रहे, है तो वो भारत के नागरिक, लेकिन उस पर तीनों का नियम चलेंगे। केंद्र सरकार भी नियम चलेगा, राज्य सरकार भी नियम चलेगा, और जिले के सरकार के नियम चलेगा। तो उस व्यक्ति पे तीनों स्तर की सरकारों के नियम कानून सामान्य होंगे, मतलब बराबर। अब इसमें कानून बनाने का अधिकार, कर वसूलने का मतलब टैक्स वसूलने का, प्रशासन का, उनका अपना ख्याल रखने का अधिकार क्षेत्र होता है। सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र। यह अधिकार क्षेत्र क्या होता है, अधिकार मतलब हर व्यक्ति के कार्य करने की सीमा। उसी तरह सरकारों की भी अपनी अपनी सीमा है, होती है। अधिकार क्षेत्र थोड़ा सा इसकी विशेषता बताने के बाद बताएंगे अधिकार क्षेत्र क्या है, वहाँ उस टॉपिक में चलते। तो अभी बता देते हैं कि अधिकार क्षेत्र होता है, सबका कार्य करने का अपना अपना दायरा होता है। ठीक है, एक डीएम का अलग होता है, एक अलग जो मुख्यमंत्री का अलग होता है, एक कार्यपालिका का अलग अधिकार क्षेत्र है, एक राष्ट्रपति का, एक प्रधानमंत्री का, सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसके अपना अधिकार क्षेत्र होता है संघवाद का। दूसरा पॉइंट बोलते हैं संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी विषय
किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। मतलब संविधान जो हमारा भारत का सबसे लंबा और सबसे लिखित संविधान है, भारत का सबसे कठोर संविधान माना गया है। कठोर तो नहीं है, लचीला कहा जा सकता है। कठोर तो सऊदी अरब का है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट लो, ठीक है। कोई मर्डर करे तो उसको बीच चौराहे पे उसको गोली मार दो। तो ये सब कठोर तो सऊदी अरब का, भारत का तो कठोर है नहीं कि कोई घपला करता है, कोई भ्रष्टाचारी करता है तो उसको 50-60 सालों तक उसका केस चलता रहता है। जब तक से उसकी सुनवाई होती है, जब तक से उसका केस आता है, तब तक से मालूम चलता है कि वो व्यक्ति मर गया। ऐसे बहुत से केस आपने देखा भी होगा। तो भारत की जो संविधान है वो सबसे लंबा है और सबसे लचीला कह सकते हैं, ठीक है। तो संघवाद की दूसरी विशेषता जो बोल रहा है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में किसी एक स्तर की सरकार अकेले बदलाव नहीं कर सकती। मतलब संविधान में जो भी नियम कानून है, जो आपको मौलिक अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की, ऐसे बहुत से आपको मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, उन 6 मौलिक अधिकारों को कोई भी राज्य सरकार हो या प्रांतीय सरकार हो, उसे अकेले नहीं बदल सकती, या तो केंद्र सरकार भी नहीं बदल। तो केंद्र और राज्य के मिलने के बाद ही वो मौलिक अधिकार में कुछ चेंजिंग आ सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट बोला संघवाद के। ये तो अच्छी बात है, वरना राज्य सरकार है बहुत से मौलिक अधिकारों को लोगों के राजनीतिक जीवन से हटा देती, वोट देने का अधिकार भी हटा सकती थी, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो भी है उसे सरकार, कोई भी सरकार की एक स्तरीय सरकार उसे नहीं खत्म कर सकती है। हाँ, एकात्मक सरकार में कर सकती है, द्वैत्मक जिसे संगठनात्मक सरकार कहते हैं, यहाँ पर ऐसी संभावना नहीं है। तो भारत में क्या है, एकात्मक सरकार नहीं है यहाँ पर। तो विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। अधिकार जो क्षेत्र है कि विभिन्न स्तर, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या समवर्ती सूची जो प्रांतीय सरकार हो, इनकी अपनी अपनी अधिकार क्षेत्र है। वो अपने अपने विषय पे कानून बना सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं और जनता को उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। वो एक दूसरे की दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केंद्र कर सकता है, राज्य सरकारें नहीं, प्रांतीय सरकारें नहीं, ठीक है। अब आती है, ये तो विशेषता हो गई संघवाद की विशेषता होगी कि अलग अलग सरकार होते हैं, कानून बनाने का होता है, कर वसूलने का होता है, मौलिक अधिकारों का प्रावधानों को स्तर बदल नहीं सकती, विभिन्न स्तर के सरकारों का अधिकार क्षेत्र होता है, संविधान को में ये सब वर्णित है। ये तो इसकी विशेषता होती है। अब संघवाद के दोष क्या होंगे? किसी चीज़ में अच्छाई या बुराई दोनों होती है, नज़रिया आपका है कि आप उसे देखते कैसे हैं। तो किसी चीज़ में अच्छाइयाँ देखें, बुराइयाँ नहीं। नेगेटिव चीज़ हमेशा जल्दी लोगों को दिखाई देते, पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखाई देते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव देखने की सोचना चाहिए, क्योंकि एक सकारात्मक सोच ही हमें ऊर्जा देता है, हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें लक्ष्य तक ही पहुँचाता है और लक्ष्य को भेजने की सभी राह को दिखाता है। तो चलते इसके दोष को जानते हैं। इस दोष को इस तरह देखें कि इसकी कमी जो है वो क्या है, जिसको हम दूसरे तरह से इसे दूर कर सकते हैं। तो दोष में आते हैं, केंद्र सरकार जो होते हैं वो अधिक शक्तिशाली होता है। केंद्र सरकार क्या होता है? शक्तिशाली होता है। संघवाद में जो भी केंद्र सरकार होता है वो शक्तिशाली होता है। संसद को अधिक अधिक अधिकार होता है, इसमें संसद को अधिक अधिकार होता है। धन संबंधित अधिकारों को केंद्र के पास अधिक होता है, मतलब जितने वित्तीय विभाग है, पैसा रुपया लेन देन, ये सब किसके पास अधिकार होता है? केंद्र सरकार के पास। अब और निचोड़ ये बता दें कि आपको केंद्र सरकार इसमें सबसे सर्वोपरि है। कैसे? अगर आपने देखा होगा धारा 370, ये मुद्दे राज्य सरकार में हमेशा चलती रहती थी कि धारा 370 को कैसे खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती, लेकिन केंद्र सरकार ने बहुमत से संसद में ये बिल पास करके देखो धारा 370 खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग जो राज्य था उसको हटाकर केंद्र शासित बना दिया, ताकि आपको जो भी मुद्दे हैं वहाँ के जनता के जो भी समस्या थे वो डायरेक्ट केंद्र उसको सुलझा सके, ठीक है। अब आते हैं, ये संघवाद की विशेषता के बाद दोष भी बता दिए। अब आते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है? ध्यान से अगर कोई पूछते कि विकेंद्रीकरण क्या है, नाम से विकेंद्रीकरण मतलब इसको बंटवारा। तो केंद्र और राज्य की शक्तियों को स्थानीय सरकारों को दे देना। केंद्र के पास जो शक्ति है वो राज्य को देना, और राज्य सरकार की जो शक्ति है वो स्थानीय सरकार मतलब जिले के सरकारों को, प्रांतीय सरकार को, न्यायपालिका में, ठीक है, इन भागों में बांट देने की प्रक्रिया को कहते हैं विकेंद्रीकरण। मतलब केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों में जो शक्तियों को बंटवारा होता है बराबर, वो होता है विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण भी पढ़ेंगे। यहाँ पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने का भी आवाज़ उठती है।
मतलब यहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिलता है, उनको प्रतिनिधि मतलब वो खुद नेता भी बन सकती हैं, ठीक है, अपने प्रतिनिधि करने का भी क्षमता है। और लोकतंत्र को ये मजबूत बनाता है। अगर लोकतंत्र में ऐसे पुरुष ही काम करे और महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जाए तो क्या हमारे लोकतंत्र और देशों की अपेक्षा मजबूत होगा? नहीं होगा, वो कमजोर होगा। महिलाओं के हितों की रक्षा कौन करेगा? महिला ही तो जानती हैं। तो महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए महिला खुद प्रतिनिधि बन सकती है। अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। इसके बाद स्थानीय सरकार जो होते हैं लोगों को फैसले सीधे भागीदारी बनाता है और संभव हो जाता है। मतलब लोगों की जो भी फैसले होते हैं वो स्थानीय न्यायपालिका ये जिले तक पहुंचती है, जिले से राज्य तक, राज्य से वो केंद्र तक पहुंचती है, ठीक है। उनके हर समस्या का समाधान होता रहता है। अब हमने हर बात पे जिक्र किया है, बीच बीच में अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, केंद्र के अधिकार क्षेत्र, राज्य के अधिकार क्षेत्र, प्रांतीय क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र। अब ये अधिकार क्षेत्र है क्या? तो ध्यान से सुनिए, अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या आते हैं। तो किसी क्षेत्र पर हमारा कानूनी हक होना, जैसे इस घर पे हम रहते हैं तो ये कानूनी रूप से हमारा है, हमारे माता पिता के नाम पे है तो हमारा तो हुआ। तो वैसे ही आपका जो जिस घर में रहते हो वो आपका कानूनी रूप से आपका हो सकता है। कोई प्राइवेट में रहते हैं, कोई किराए पे रहते हैं तो वो आपका कानूनी रूप से आपका नहीं है, वो उस मकान मालिक का है कानूनी रूप से। वो विद्यालय जहाँ पे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं हो सकता है वो जिस व्यक्ति के नाम पे वो कानूनी रूप से उसका है। तो कानूनी रूप से उस पर हक होना चाहिए। अधिकार क्षेत्र क्या है? किसी क्षेत्र पे हमारा कानूनी रूप से हक होना चाहिए। जैसे कोई कोई गाड़ी खरीदता है, कानूनी रूप से उसका अधिकार होता है कि उसने उस गाड़ी को खरीद लिया, उसके पास उसका गाड़ी का कागज होते हैं। इस क्षेत्र में भौगोलिक सीमा किसी विषय के लिए प्रयोग किए जा सकता है। मतलब इस क्षेत्र का भौगोलिक सीमा, हर राज्य का अपना अपना भौगोलिक सीमा होता है जिसे चौहद्दी कहते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में इसकी चौहद्दी क्या है। तो हर एक की भौगोलिक सीमा किसी विषय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मतलब वो अपने अलग अलग विषयों के अधिकार क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। तो अधिकार क्षेत्र का क्या होता है? किसी क्षेत्र पर हमारा कानूनी हक होना, उस क्षेत्र के भौगोलिक सीमा या किसी विषय के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब ये कौन कौन से विषय की बात कर रहे हैं अधिकार क्षेत्र में? तो ध्यान से चलते, अधिकार क्षेत्र जो होता है भारतीय संघीय व्यवस्था में इसे 3 प्रकार से बांटा गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था को ध्यान से सुनिए। संघीय व्यवस्था मतलब संघ, संघ मतलब केंद्र। तो संघीय व्यवस्था को कहते हैं केंद्रीय व्यवस्था या संघवाद भी कह सकते हैं। तो इसको 3 सूची में बांटा गया है अधिकार क्षेत्र को। इसे 3 सूची कहो या 3 अधिकार कहो या 3 विषय वस्तु भी कहो। तो पहला जो है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। फिर से बोल दे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें 97 विषय वस्तु आते हैं, 97 विषय वस्तु आते हैं, ये होता है केंद्र के पास। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के पास क्या अधिकार होते हैं? जो अपने नियम कानून वो बनाता रहता है, राज्य उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। उसके पास होता है प्रतिरक्षा मतलब रक्षा विभाग। देश में कोई आतंकवादी घटना घटे, देश की हिफाजत करना है, देश की सुरक्षा में थल सेना, वायुसेना, जल सेना तीनों का हेड, वो सब केंद्र अपने अधीन रखता है। मतलब किसी देश से लड़ाई करना है, किसी देश में शांति व्यवस्था बनाना है, किसी की देश की मदद करना है अपने सैनिकों द्वारा, तो वो विभाग किसके पास होता है? देश का वो होता है केंद्र के पास। इसे कहते हैं रक्षा विभाग। दूसरा होता है विदेशी मामले। विदेशी मामले में विदेश में क्या क्या चल रहा है उसका रिपोर्ट, संचार व्यवस्था, विदेशों में व्यापार कैसा होना चाहिए, विदेशों के साथ मैत्री संबंध कैसा होना चाहिए, विदेश में कौन कौन नई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे आना चाहिए, भारत की टेक्नोलॉजी विदेशों में कैसे है। तो ये सब विदेशी मामले जो होते हैं वो भी केंद्र सरकार के पास होते हैं, जिसे संघ सूची कहते हैं। बैंकिंग सेक्टर ये भी केंद्र सरकार के पास होता है। संचार माध्यम, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितना, ये भी केंद्र सरकार पर होते हैं। और मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, भारत की जो मुद्रा स्फीति है वो भी आपको केंद्र सरकार पर से, मुद्रा कैसे घट रहा है, बढ़ रहा है, कैसे बढ़ना चाहिए, उस पर जितने हैं मुद्रा का छपाई करना, रिजर्व बैंक द्वारा जानते हो कि मुद्रा की छपाई होता है, मतलब नोटों की छपाई, तो ये भी आपको केंद्र सरकार के पास होता है। और राष्ट्रीय महत्व के विषय, अब राष्ट्र के महत्व के विषय में कोई आपदा आ गया तो उसमें केंद्र सरकार ही मदद करेगा। आपदा से संबंधित जो भी घटनाएं घटती हैं तो उसमें आपदा के समय राहत सामग्री जो होता है वो केंद्र सरकार की ओर से बजट पास होता है। या किसी राज्य के विशेष आर्थिक संकट आ गए हैं, आतंकवादी, नक्सलवादी ऐसे बहुत सी घटनाएं, बेरोजगारी, ऐसे बहुत से हो गए, वहाँ पे घटनाएं घट रही है तो उसको खत्म कौन करेगा? केंद्र सरकार। तो इसके राष्ट्र के महत्व के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए जो केंद्र सरकार
करता है, वह राष्ट्रीय महत्व पे विषय भी बनाता है केंद्र सरकार। जैसे सबसे बड़ी वैश्विक आपदा घट रही है तो केंद्र पैकेज हर राज्य को दे रहा है, भोजन के लिए, आवास के लिए, रहने खाने के लिए, सबों को ये प्रोवाइड कर रहा है। तो कि कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। इसके बाद दूसरा चलते हैं राज्य सूची। राज्य सूची क्या है? जिसमें 66 विषय वस्तु शामिल होते हैं जो राज्य सरकार अपने नियम कानून बना सकता है, उसमें केंद्र उसमें दखल अंदाजी नहीं करता है। अगर कहीं गड़बड़ लगता है तब वो उसको नियम कानून बदलने की सलाह देता है। तो इसके पास क्या आता है? इसके पास भी अपना सलाह इतनी बड़ी संसाधन है, इतने बड़े क्षेत्रफल राज्य का, तो इसके लिए प्रशासन चाहिए। तो इसके पास पुलिस व्यवस्था, राज्य के पास पुलिस होता है, केंद्र के पास प्रशासन में आपको मिलिट्री आएंगे, थल सेना, वायुसेना, जल सेना आते हैं, लेकिन राज्य के पास पुलिस का व्यापार, राज्य से राज्य में व्यापार का, वाणिज्य का, मतलब उद्योग धंधों का और कृषि का, इन मुद्दों को जो है, सिंचाई के मुद्दे हैं, वो राज्य सरकार के पास विषय वस्तु होते हैं। वो राज्य सरकार आपको क्या करेंगे? कोई भी नियम बना सकते हैं, नियम को फॉलो करवा सकते हैं। ठीक है, राज्य के विकास के लिए ये नियम आपको कानून बनाया जाता है। तो इसमें 66 विषय वस्तु होते हैं राज्य सरकार। तीसरा जो होता है समवर्ती सूची, इसे कहते हैं समवर्ती सूची। इस सूची में क्या होता है बच्चों? तो इस सूची में होता है, इसमें 47 विषय वस्तु होते हैं, 47 विषय वस्तु शामिल होते हैं। इसमें होता है शिक्षा, वन और विवाह, चिकित्सा, गोद लेना, मजदूर संघ, ये सारे जो मतलब शिक्षा हर व्यक्ति को चाहिए, ऐसे मुद्दे रखेंगे जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। शिक्षा है, वन है, विवाह है, गोद लेना है, मजदूरों का संघ है, मतलब इन सारे मुद्दों पर जो कानून बनता है वो राज्य सरकार नहीं बनाती, केंद्र सरकार नहीं होती, ये दोनों के सहयोग से बनता है। किसके? फिर से बोल रहे, समवर्ती सूची जो होता है वो राज्य और केंद्र दोनों के सहयोग से इन विषय वस्तुओं पे कानून बनते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं समवर्ती सूची। इसके अतिरिक्त एक नेक्स्ट पॉइंट है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति, जो भी आपको इनके अतिरिक्त बच गया, संघ, राज्य और समवर्ती सूची के अतिरिक्त जो भी आपको बच गया, उसको रखा गया समवर्ती सूची में। वे विषय जो ऊपर 3 सूचियों में नहीं है, जिन पे कोई कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है, राज्य सरकार के पास नहीं है, तो वैसे वस्तु को डाला गया अवशिष्ट शक्ति में, जिसमें आपको आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर का, तो ये आपको आते हैं अवशिष्ट सूची में। इसके बाद है सामुदायिक सरकार। बेल्जियम में आपने पढ़ा था सामुदायिक सरकार है, तो विभिन्न और धार्मिक, भाषा और सामाजिक समूहों द्वारा अपने लिए चुनी हुई सरकार, मतलब किसी धर्म पर, किसी भाषा पर या समाज के विशेष कोई एक वर्ग, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, उसके आधार पर जो सरकार बने उसे कहते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कह रहे हैं, सामुदायिक सरकार। एक समुदाय कौन सा बनाए? भाषा के समुदाय या धर्म के समुदाय या अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के समुदाय के अनुसार जो सरकार बनती है उसे कहते हैं सामुदायिक सरकार। ठीक है बच्चों। इसके बाद चलते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार क्या होते हैं? हर राज्य के अपने अपने जिले होते हैं, इन जिलों में जो सरकारें होते हैं इसे कहते हैं स्थानीय सरकार, जो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं बच्चों। तो ये स्थानीय सरकार के क्या महत्व होते हैं? अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय सरकारों द्वारा होता है। चोरी, डकैती, मर्डर, शिक्षा, चिकित्सा, जो भी आपको समस्या है स्थानीय सरकारों द्वारा समस्या का समाधान होता है। लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कब, कहाँ से, कैसे खर्च करता है सरकारें, तो उसका ब्यौरा भी आपको स्थानीय सरकार ही देती है। स्थानीय सरकार लोगों के फैसले को सीधे भागीदारी को बनाना संभव करता है, मतलब लोग इसमें डायरेक्ट भागीदार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो है गठबंधन की सरकार। ये तो सब जानते होंगे गठबंधन की सरकार क्या होती है? एक या एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई पार्टी को कहते गठबंधन की सरकार। मतलब अकेले बहुमत में कोई सरकार नहीं आ पाती है। अकेले बहुमत में कांग्रेस तो 60 सालों तक रही, लेकिन कुछ सालों तक कांग्रेस के बहुमत ना होने के बाद अन्य जो दलें हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, ऐसे बहुत से पार्टियां जो मिलकर एक गठबंधन करती है उसे कहते हैं गठबंधन की सरकार, ताकि पार्टी में एक उनका नेता चयनित हो उस पार्टी का, इसलिए इसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। मतलब अकेले कमजोर हो जाते हैं, इसे वो दूसरे का सहयोग लेकर अपनी सरकार को बनाते हैं, तो उसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। लेकिन पूर्ण बहुमत में जो होते हैं वो सरकारें अलग होती हैं, उस सरकार को क्या कहते हैं वो आप बताइएगा। ठीक है, और नहीं मालूम चले कमेंट में पूछिएगा, हम आपको आंसर बता देंगे।
इसके बाद कहते हैं अनुसूचित भाषाएं, भारत की भाषा नीति। अब आते हैं भारत की भाषा नीति क्या है। जो इस टॉपिक में बोला है कि भारत की भाषा नीति क्या है, तो चलते हैं सबसे पहले। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, भारत को कितने भाषा में प्राप्त है? 22 भाषा। लेकिन भारत में 1500 बोलियां बोली जाए, 1500 क्या, अब तो 1600 हो गए, 1600 बोली बोली जाती है। भाषा बोली में अंतर सबको मालूम है। भाषा लिखित होती है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होती है। स्वर व्यंजन का समावेश होता है। ये 4 पॉइंट। बोली में लिखित नहीं होती है, मौखिक होती है, ये संविधान द्वारा आपको मान्यता प्राप्त नहीं होती है, और इसमें स्वर व्यंजन का समावेश नहीं होता है। ये किसी क्षेत्र या किसी एक विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है। भाषा किसी विशेष राज्य या किसी एक देश की विशेष भाषा होती है। ठीक है, तो भाषा बोलने में अंतर बता दिए। तो 22 भाषा है जिसे भारतीय द्वारा संविधान से मान्यता प्राप्त है। एग्जाम्पल है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ को, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, बंगाली, ये सब भाषा है, पंजाबी। और बोली क्या है? हरियाणा का हरियाणवी, भोजपुर का भोजपुरी, मगही की मैथिली, ये सब क्या बोली है। बोली भाषा में अंतर समझ गया। तो 22 भाषाओं को भारत में संविधान मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में इन्हें रखा गया, संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और इस अनुसूची में, जिसे अनुसूचित भाषाएं कहते हैं, 8वीं अनुसूची को क्या कहते हैं? अनुसूचित भाषाएं। किस अनुसूची में रखा गया? 8वीं अनुसूची में। कितने भाषाएं? 22 भाषाएं। भारत में 40% जो लोग हैं वो मातृभाषा बोलते हैं। वो मातृभाषा क्या है? हमारी और आपकी हिंदी। तो हमारी आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी। लेकिन भारत की भाषा नीति जो कहती है कि हिंदी को मातृभाषा तो बना दी गई, लेकिन राज्य भाषा इसे बनाने में समस्या उत्पन्न हो गई। मातृभाषा समझते हो? जहाँ पे आपने जन्म लिया उस जगह का आपका जो लैंग्वेज है, उस जगह के जिस भाषा में आपने जन्म लिया है उस भाषा को कहते हैं मातृभाषा। अब राज्य भाषा बनाने में क्या मतलब? राज्य का तो अपना मातृभाषा अलग अलग होता है, राज्य का अपना मातृभाषा अलग होता है। बंगाल का राज्य का बंगाली होगा, पंजाब का पंजाबी होगा, भोजपुर का भोजपुर हिंदी होगा। ठीक है, सबका अपना अलग अलग भाषा होंगे। लेकिन देश भाषा इसे बनाने में समस्या आ सकती है। क्या है भारत की भाषा नीति? संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा आमतौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए। जो संविधान लिखा गया तो उसमें लिखा गया कि हम अंग्रेजी को क्यों पालेंगे, अंग्रेजी तो चले गए, तो इसको हटाने के लिए अंग्रेजी भाषा को 1965 में ख़त्म कर देना चाहिए और भारत में हिंदी भाषा का पूरे भारत में प्रचलन होना चाहिए। ऐसा भारत के संविधान में लिखा गया था। 1965 में इसे खत्म कर दें आरक्षण की तरह। लेकिन अनेक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र, जो और एक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र भारत में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये पंजाबी, बंगाली, मराठी, ये गैर हिंदी भाषी, जहाँ पे हिंदी नहीं चलता है वहाँ पे इनकी अलग मातृभाषा जो चलती है, वो इनका विरोध करने लगे थे। क्योंकि हम हिंदी भाषा क्यों सीखें? हम पंजाबी, मलयालम, तेलुगु में अपना बात करते, तो हम लोग एक प्रेशर आया कि हिंदी क्यों सीखें? ये हिंदी को लिए कहा गया तुम तेलुगु में पूरा बात करो और तेलुगु ही राष्ट्रभाषा माना जाए, राज्य भाषा माना जाए। तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? तेलुगु समझ पाएंगे? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी तो नहीं समझ पाएंगे। तो आप भी इसका विरोध करें। तो उनका विरोध करना दक्षिण भारत का स्वाभाविक था। किसी विशेष वस्तु पर कुछ विशेष क्षेत्र को लाद देना उसके लिए कठिन कार्य होता है, उसको पालन करना। तो उसका विरोध करता है। तो विरोध करने दक्षिण भारत ने इसका विरोध किया कि हम अगर हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रभाषा मानकर इस पर थोप दिया जाए तो हम भारत से अलग हो जाएंगे। क्या सुना? भारत से वो अलग हो जाएंगे। कैसे? जिसे आपने बेल्जियम की तरह देखा था, भाषा के आधार पर बंटवारा हो चुका था। श्रीलंका में देखा था कि सिंधली भाषा को राज्य भाषा देखा गया तो वहाँ पे दंगे, गृह युद्ध हो गए। तो दक्षिण भारत ने भी कहा कि गृह युद्ध की संभावना हो सकती है अगर राष्ट्रभाषा हिंदी को माना गया, दक्षिण भारत पे थोपा गया तो फिर इनका सोल्यूशन क्या निकाल गया? इसका सोल्यूशन निकाल गया अंग्रेजी, जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज जिसे कहते हैं, जो हर देश में बोला जाता है। तो हिंदी भाषा के प्रदेशों को मांग थी कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए ताकि एक दूसरे से, तेलुगु, तमिल तो कन्नड़ ये हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तो एक दूसरे का माध्यम जो होगा मातृभाषा के अलावा जो होगा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, वो अंग्रेजी का माध्यम होगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में अनुमति दी। मतलब राज्य के जितने काम होंगे उसमें अंग्रेजी का भी वर्चस्व रहेगा। मतलब जिस एक राजकीय भाषा
हिंदी में भी हो रहा है, अंग्रेजी में होगा, पंजाबी में होगा, अंग्रेजी में होगा, तेलुगु में होगा, अंग्रेजी में होगा। और दोनों लैंग्वेज में आपको हर जगह लिखे होंगे, हर जगह राजकीय काम होंगे। तो राजकीय काम किस में होंगे? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। इसका अनुमति का विवाद को सुलझाएगा। अब केंद्र सरकार ने ऐसे विवादों को सुलझाया क्योंकि भाषा का केंद्र सरकार के पास है अधिकार विषय वस्तु बनाने का, कानून बनाने का। सभी राज्यों की मुख्य भाषा विशेष ख्याल रखा जाता है। अब किसी भी राज्य की विशेष भाषा जो उसकी मातृभाषा है उसके पे कोई दंगे, कोई टिप्पणी, कोई उसका बंद नहीं कर सकता, कोई उसे खत्म करने के लिए नहीं बोल सकता, कोई उसे बदलने के लिए नहीं बोल सकता। ठीक है। तो इसके पे केंद्र सरकार ने कानून पारित कर दिया। अब आते हैं, इसके बाद चलते हैं अनुसूचित भाषाओं को बाद शासन व्यवस्था। अब भारत में जो शासन व्यवस्था है, विश्व में जो शासन व्यवस्था है वो अलग अलग है। सबसे पहले चलते हैं एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार जहाँ पे एक स्तरीय सरकार होती है, जहाँ पे ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर एक ही स्तर की सरकार होती है, उसे कहते हैं एकात्मक सरकार। ठीक है। जिसे ब्रिटेन है एकात्मक सरकार। ठीक है। और चीन है एकात्मक सरकार ही है। संगठनात्मक सरकार दो से अधिक स्तरों की सरकार को क्या कहते हैं बच्चों? संगठनात्मक सरकार। भारतीय संगठनात्मक सरकार है। अब एकात्मक संगठनात्मक सरकार में अंतर कोई पूछ दे तो क्या अंतर लिख पाओगे? 5 पॉइंट बताते हैं। कितने? 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है केंद्र सरकार के शक्तिशाली होना। एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली होता है, जबकि संगठनात्मक सरकार में केंद्रीय सरकार की अपेक्षा कमजोर होता है। केंद्र सरकार क्या होता है? कमजोर होता है। और दूसरा पॉइंट है संविधान संशोधन केंद्र सरकार के पास, संविधान में संशोधन केंद्र सरकार करती है एकात्मक सरकार में, जबकि संगठनात्मक सरकार में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर संविधान संशोधन करते हैं। क्योंकि अकेले केंद्र सरकार संविधान संशोधन नहीं कर सकता है। संविधान में जो नियम कानून बने हैं उसको अकेले केंद्र सरकार नहीं हटा सकता है। उसके बाद एकात्मक सरकार में शक्तियों का एक जगह पर केंद्रित होता है, मतलब एक व्यक्ति के पास पूरा पावर। अमेरिका में देखो राष्ट्रपति के पास पूरा पावर होता है, वो कुछ भी कर सकता है। उत्तर कोरिया देखो किंग जोन के पास पूरा शासन है। एकात्मक सरकार का सब एग्जाम्पल है। और यहाँ पर संगठनात्मक सरकार ने शक्तियों को कई स्तरों तक बांटा गया है। प्रधानमंत्री की शक्ति अलग है, राष्ट्रपति की शक्ति अलग है, राज्यपाल के अलग है, मुख्यमंत्री के अलग है, डीएम के अलग है। ठीक है। ये अलग अलग स्तर पे सरकारों की शक्तियों को बांटा गया है। ठीक है। एकात्मक सरकार में एक ही नागरिकता होती है उस देश की, अमेरिका के। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक संगठनात्मक में संघीय व्यवस्था होने पर यहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है, मतलब एक भारत का भी एक किसी अन्य देश का भी नागरिक, या जिस राज्य को तो बिहार के भी नागरिक है और भारत के भी नागरिक है, तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। ठीक है। इसके बाद एकात्मक सरकार केंद्र राज्यों की शक्तियों ले सकती है। केंद्र सरकार चाहेंगे तो राज्यों की शक्तियाँ वापस ले सकती है। लेकिन संगठनात्मक सरकार में दोनों स्तर की सरकारें अधिकार क्षेत्र स्वतंत्र होती है, मतलब पुलिस, व्यापार, सुरक्षा, कृषि के मुद्दे राज्य सरकार, रक्षा, व्यापार, संचार, परिवहन मुद्दा इसके केंद्र सरकार। तो ये एक दूसरे के शक्तियों को नहीं हनन करती, ये एक दूसरे में स्वतंत्र मानी गई। तो संगठनात्मक सरकार एकात्मक सरकार से बहुत मायने में अलग है और अच्छा माना गया है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में भारत में विकेंद्रीकरण। अब भारत में विकेंद्रीकरण क्या है? 1992 में 1992 के संविधान संशोधन में बोला गया है, 1992 संविधान संशोधन में बोला गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण बहुत ही प्रभावशाली है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए विकेंद्रीकरण जो है वो बहुत ही प्रभावशाली। पहला पॉइंट जो बोलता है स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से निर्वाह है, मतलब स्थानीय सरकार जो है तो चुनाव नियमित अंतराल पर कराती है, चाहे वो 5 वर्ष हो चाहे 6 वर्ष हो। लोकसभा चुनाव 5 वर्ष, राज्यसभा के चुनाव 6 वर्ष। तो ये हमेशा नियमित अंतराल पर होता है। कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, विकलांगों के लिए आरक्षित होती है, सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये विकेंद्रीकरण सत्ता का जो भारत में विकेंद्रीकरण है, इसमें ये अच्छी बात है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिला है। सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग हैं उनके अनुभव को भी लिया जा रहा है। विकलांग जो हमेशा सोचते कि हमारे साथ भेदभाव प्रकृति ने कर दिया तो सरकार भी करेगी, लेकिन उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जो आपको SC ST आती है, उन्हें भी लगता है कि हमारे साथ भेदभाव प्रकृति ने कर दिए, तो हरिजन, उनको भी भेदभाव को खत्म करने के लिए उनको भी आरक्षण दिया गया ताकि उनकी भी मांग सुनी जाए, वो भी प्रतिनिधि बन के सरकार का काम कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में रहने वाले अपने समुदाय का विकास कर सकते हैं, कल्याण कर सके।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला है, हर राज्य में पंचायत नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। मतलब पंचायत हो, नगर पालिका हो, ऐसे चुनाव का आयोजन करने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया। ये चुनाव आयोग होता क्या है? चुनाव आयोग का कठोर दिशा निर्देश होता है कि हर राज्य में जो भी चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, उसमें भागीदारी हर जाति हर धर्म के लोगों के होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अंतिम पॉइंट जो बोला है, राज्य सरकार अपने राजस्व अधिकारों के कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना पड़ेगा। मतलब राज्य सरकार के पास जो भी करों से पैसा आता है वो आपको देना पड़ेगा स्थानीय सरकारों को, मतलब प्रांतीय सरकारों के पास। क्यों? उसके विकास के लिए। अगर जिले में पैसा नहीं आएगा तो जिले का विकास होगा, सड़कें बन पाएगी, विद्यालय बन पाएंगे, ये कुछ भी विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी, कोई भी कल्याण कार्यक्रम नहीं चल पाए, विकलांगों को जो भी कुर्सी सब मिलता है, शिक्षा मिलता है, आरक्षण मिलता है, ये सब बंद हो जाएंगी। तो भारत में विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है और भारत में विकेंद्रीकरण ही है, मतलब सत्ता का बंटवारा। अगर आपको ये पूरा चैप्टर हमने समझा 4 पेज में, तो सबसे पहले आप जाने कि संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताएं क्या है, निष्कर्ष में पढ़ते हैं। संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषता, इसके दोष, विकेंद्रीकरण क्या है, भारत में विकेंद्रीकरण, अधिकार क्षेत्र क्या होता है, कौन कौन सी सूचियाँ केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार बनाती है, और कौन सी सूची है समवर्ती सूची बनाती है। इसके अतिरिक्त जो भी सूची किसी में नहीं रखा गया विषय वस्तु, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवशिष्ट सूचियाँ। सामुदायिक सरकार को पढ़ा, स्थानीय सरकार के महत्व पढ़ा, गठबंधन की सरकार को पढ़ा आपने। इसके बाद आपने पढ़ा भारत की भाषा नीति, अनुसूचित भाषा है। ठीक है। इसके बाद ये शासन व्यवस्था, एकात्मक सरकार, संज्ञानात्मक सरकार, इसमें आपने अंतर भी पढ़ा। इसके बाद आपने पढ़ा कि एकात्मक सरकार और संज्ञानात्मक सरकार में कौन बेहतर है। तो अब चलते हैं कि आपके लिए होमवर्क क्या है। आपने पूरा चैप्टर 2 पढ़ा संघवाद। हो सकता है आपको कहीं समस्या का आया हो तो आप बेशक हमसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट में अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि सर ये नहीं समझ आई ये टॉपिक। वैसे हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको संघवाद समझ आए। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपके कुछ क्वेश्चन है जो आपको बनाना है और आपके गूगल क्लासरूम में उस होमवर्क को अटैच करना है, ताकि आपका होमवर्क भी नियमित रूप से चेक होते रहें। पहला क्वेश्चन है संघवाद का अर्थ क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है अधिकार क्षेत्र क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे देश में कानून बनाने के संबंधित कितनी सूचियां हैं, उनके पास कौन कौन से अधिकार क्षेत्र हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, विकेंद्रीकरण क्या है और संघीय शासन व्यवस्था के मुख्य विशेषताएं। ये 5 क्वेश्चन हमने आपको दिया ताकि आप ये 5 क्वेश्चन बना लीजिए और होमवर्क बना चेक कराइए, ताकि ऑनलाइन क्लास का भी आप मज़ा ले सकें। अच्छा लगा होगा बच्चों। गुड बाय बच्चों, गुड बाय।